हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। आज की क्लास में हम अपने फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे और सबसे फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे जिसका नाम है मोशन। देखो, जो बच्चों को मोस्टली डाउट आता है वो इस चीज को लेके आता है कि न्यूमेरिकल पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो हम अपने क्लासेस में ट्राई करेंगे हर टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल करवाने का, ताकि आपके न्यूमेरिकल में कोई डाउट ना रहे और साथ साथ हर एक न्यूमेरिकल की आपको इजी ट्रिक भी समझाने का, ताकि आपको न्यूमेरिकल काफी अच्छे से समझ आ सके। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। मोशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में, और इसमें मैं आपको एक अलग ही व्यू दिखाऊंगी कि आप रेस्ट और मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के अंदर रखा हुआ है और मैं उसको देख रही हूँ अर्थ के अंदर ही खड़ी होगी, तो मुझे वो कैसा दिखाई दे रहा है? रेस्ट पे। लेकिन अगर उसी सेम ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ के बाहर खड़ी होकर देखूंगी तब क्या होगा? देखो भाई, हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है। इसका मतलब अर्थ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो सब रिवॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं अर्थ के बाहर खड़े होकर सेम ऑब्जेक्ट को देखूंगी तो मुझे वो कैसे दिखाई देगा? मोशन में दिखाई देगा, क्योंकि हमारी अर्थ है वो भी मूव कर रही है, तो उसके अंदर की जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव करेंगे। इसका मतलब सेम बॉल जो मुझे अर्थ के अंदर से रेस्ट पे दिखाई दे रही थी और अर्थ के बाहर से वो कैसे दिखाई दे रही है मेरे को? मोशन में। ठीक है। देखो, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब आप कहाँ से देख रहे हो ये उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपको सामने वाली चीज रेस्ट पे दिखाई देगी या फिर मोशन में। हाँ, फिजिक्स में रेस्ट या मोशन को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। मतलब मान लो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया एक ट्री को। अब ट्री के रिस्पेक्ट में मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास कोई चीज मोशन में है या नहीं है। मान लो मैंने एक बॉल है वो ट्री के सामने ही रख दी। ठीक है। इस टाइम ट्री भी रेस्ट पे है, वो बॉल भी रेस्ट पे है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो बॉल है ये रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्री। ओके। मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया कि इसके रिस्पेक्ट में ये कैसी है? रेस्ट पर है। और सेम चीज अगर मैंने उस बॉल को किक करा, वो आगे जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगी? ये बॉल अब मोशन में आ चुकी है विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्री। आया समझ में? हम रेस्ट या मोशन को किसी एक रेफरेंस पॉइंट से डिफाइन करते हैं। देखो, अभी हमने क्या सीखा कि हम किसी भी चीज को रेस्ट में या मोशन में कब कह सकते हैं? जब वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। देखो किस तरीके से, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मेरे पास एक ट्री है और यहाँ पे क्या रखी है? बॉल। ठीक है। जब टाइम था 8 AM, तब भी ये बॉल यहाँ पे ही थी। अब टाइम हो चुका है 8:05 AM, अभी भी ये बॉल यहाँ पे ही है। इसका मतलब ट्री के रिस्पेक्ट में इस बॉल ने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करा, तो मैं क्या बोलूंगी? ये मेरे पास कैसे है? रेस्ट पर है। देखो क्या होता है रेस्ट? whenever a body does not change its position with respect to a stationary object। यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन है? ये ट्री। इसके रिस्पेक्ट में इस बॉल ने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करा, इसलिए मैं क्या बोलूंगी? ये रेस्ट पर है। ठीक है। अच्छा, मोशन में क्या होगा फिर? मान लो ये फिर से ट्री है और ये मेरे पास बॉल, 8 AM पे ये बॉल यहाँ पे थी। ठीक है। इसके बाद मैं आई और इस बॉल को मैंने किक कर दिया। जैसे मैं इस बॉल को किक करूंगी तो थोड़े टाइम बाद ये बॉल यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है। थोड़े टाइम बाद ये बॉल यहाँ पहुंच जाएगी, इसका मतलब इसकी पोजीशन में अब चेंज आ गया। देखो यहाँ पे whenever a body changing its position, इसकी पोजीशन में चेंज आ गया। किसके रिस्पेक्ट में चेंज आया है? इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। पहले ये इसके पास थी, अब ये इससे दूर हो चुकी है। इसका मतलब इसने अपनी पोजीशन में चेंज करा है। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट टाइम। आया समझ में? रेस्ट हमारे पास क्या होता है? जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और मोशन क्या होता है? जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इतना आया समझ में कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है? ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप मुझे सोच के आंसर दो कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। अब इन्हें समझते हैं। देखो, पहला मेरे पास क्या है?
मूविंग कार्स, अगर मेरे पास कोई भी कार मूव कर रही है इसका मतलब वो रेस्ट पे है, मोशन में है, वो है मोशन में। अरे आप किसी को भी इसमें एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, उसके रिस्पेक्ट में ये कार तो मूव करेगी ना, ठीक है, इसका मतलब ये कैसे है, मोशन में है। स्लीपिंग, सोना, रेस्ट में है, मोशन में है, ऑफ कोर्स रेस्ट पे है, इसमें आप मूव थोड़ी ना करते हो, ये कैसा है, रेस्ट पे है। आप किसी भी चीज को इसमें एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो। मान लो आपने बेड को ही मान लिया, आप बेड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, मोशन में हो, रेस्ट पे ही तो हो, ठीक है। सिटिंग, ये भी क्या हो जाएगा, रेस्ट। आप चेयर के रिस्पेक्ट में कैसे हो जाओगे, रेस्ट पे। नेक्स्ट है रनिंग। अच्छा रनिंग में आप बताओ, आप किसी भी चीज को एक रेफरेंस पॉइंट मान लो आपने फिर से ट्री को ही मान लिया, आप ट्री के रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो या फिर रेस्ट पे हो, मूव कर रहे हो, तो रनिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, मोशन। आगे है फ्लाइंग बर्ड, जब चिड़िया उड़ती है उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट या मोशन, मोशन। अच्छा यहाँ पे देखो, अ बॉटल ऑन अ टेबल, टेबल के रिस्पेक्ट में बॉटल रेस्ट पे ही रहेगी, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, रेस्ट। स्टॉप्ड कार, एक रुकी हुई कार किसी ट्री के रिस्पेक्ट में कैसी रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, मूव थोड़ी करेगी, उसकी पोजीशन चेंज थोड़ी ना होगी, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट। अच्छा स्विमिंग, वाटर के रिस्पेक्ट में आप मूव करोगे तो ये क्या आ जाएगा, मोशन। आई होप अब आपको समझ आया होगा क्या होता है रेस्ट और क्या होता है मोशन। आप ये रेस्ट या मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप किसी भी चीज को रेफरेंस पॉइंट मानो, उसके रिस्पेक्ट में वो वाली चीज अगर उसकी पोजीशन में चेंज आएगा तो वो मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट पर है। ठीक है, इतना आया सबको समझ में। अब हम चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मैंने क्या रखा है, इसके अंदर एक स्टोन रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसका मास कितना होगा। आप इजीली इसको कैलकुलेट करके बता सकते हो। मान लो इसका मास आया 10 kg, इसका मतलब आपने मास को मेजर कर दिया, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप अपने पार्टनर को कितना हेट या कितना लव करते हो, आप वो चीज बता सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे थोड़ी बता सकते हो कि मैं इसको 10 हेट करता हूँ, मैं इसको 10 लव करता हूँ, ऐसे थोड़ी ना बताया जा सकता है। तो जो चीज आप मेजर नहीं कर सकते उसको हम फिजिकल क्वांटिटी में नहीं काउंट करेंगे, और वो हर एक चीज जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको हम किसमें मेजर करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी में। कोई भी चीज, जैसे अगर मैं बात करूं हैप्पीनेस की, तो कोई कितना खुश है या कितना दुखी है आप किसी भी फीलिंग को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई कितना सैड है, लव, हेट, क्राई, आप इन सब चीजों को क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। और जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी में काउंट नहीं होती, और जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो वो किसमें काउंट होगी, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है मेरे पास, ऑल दोस क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। आप जिस भी चीज को मेजर कर सकोगे उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा देखो ये फिजिकल क्वांटिटी भी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। अब ये क्या होता है, अब इसको भी समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो मान लो ये एक बैग है, ठीक है, और इस बैग में मैंने यहां से डाले 10 रुपए, ठीक है, और यहां से एक और बार डाले इस तरीके से 5 रुपए, ठीक है, और आपसे बोला बताओ टोटल कितने, आपने क्या कहा 15, ठीक है। दूसरे केस में इसका आंसर कितना आ रहा है, 15, ठीक है। दूसरे केस में मैंने 10 रुपए डाले यहां से और 5 रुपए यहां से, ठीक है। अब आंसर कितना आ रहा है, 15। इसका मतलब आप कहीं से भी मनी को डालो वो आंसर तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, फिर से मेरे पास एक बैग है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या डाला है, एक 10 kg का पत्थर डाला है, ठीक है, ओके। देखो हमारा बैग काफी स्ट्रॉन्ग है, 10 kg के उससे टूटेगा नहीं, ठीक है, ओके। अब हमने यहां से क्या करा और डाला इसमें एक 10 kg का स्टोन।
अब मैंने आपसे पूछा अब इस बैग के अंदर टोटल मास कितना होगा, और इस बैग के मास को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। आपसे सिर्फ इतना पूछा है बैग के अंदर अब कितना मास होगा, आप क्या बताओगे? 20 kg। ठीक है, अब सेम चीज में ये बैग है, इस बार मैंने दोनों पत्थर यहां से ही डाल दिए 10-10 kg के। अब इसके अंदर कितना मास होगा? 20 kg। इसका मतलब ये चीज डायरेक्शन पे डिपेंड तो कर ही नहीं रही है। आप चाहे ऑब्जेक्ट को यहां से डालो, जो आपने पत्थर लिया उसको आप यहां से डालो दोनों बार, या दोनों साइड से एक एक पत्थर डालो, आंसर तो सेम ही आ रहा है 20 kg। और यहाँ पे भी देखो सेम हमारा पैसों के साथ था, आप चाहे पैसों को यहाँ से डालो या दोनों साइड से डालो, आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। ओके, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास फिर से ये क्या है? एक बैग। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब ये दोनों बच्चे इस बैग को खींच रहे हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। ठीक है, इस तरीके से इस बैग को खींच रहे हैं। ये कितने फोर्स से खींच रहे हैं? मान लो 10 न्यूटन, और ये कितने फोर्स से खींच रहे हैं? 10 न्यूटन। इसका मतलब एक ने बैग को पकड़ के इधर से खींचा और एक ने बैग को पकड़ के इधर से खींचा, सेम फोर्स के साथ। अब ये बैग किसके पास जाएगा? किसी के पास भी नहीं। अच्छा, ये मत कहना कि बैग फट जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया हमारा बैग काफी स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छा देखो इस बैग के साथ क्या होगा, ये बैग कहीं भी नहीं जाएगा, अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा क्या हो अगर ये बच्चा यहाँ की वजह यहाँ पे आ जाए तो? इसको रब करते हैं। ये फिर से हमारे पास हमारा स्ट्रांग सा एक बैग, इस बच्चे ने फोर्स लगाया इधर की तरफ। ठीक है, अब ये दूसरा बच्चा भी मान लो यहाँ पे ही आ गया है, इसने भी बैग को खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये बैग किस साइड आएगा? इस साइड ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चे मिलके बैग को इस साइड खींच रहे हैं, तो ये बैग ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब देखो इन केसेस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा था, आप किस साइड से भी पैसे डालो आंसर सेम था, इसमें भी। और हमने जो स्टोन वाला एग्जांपल लिया था उसमें भी सेम चीज थी, आप स्टोन को चाहे सेम डायरेक्शन से डालो या फिर अपोजिट से डालो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आंसर में फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब अगर मैं आपको स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन समझाऊं, एक नॉर्मल सिंपल सी इनकी डेफिनेशन ये होती है कि वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। वेक्टर किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे, और स्केलर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे। अब ये क्या होता है? अभी हमने ये लिखा ना 10 kg। ठीक है, इसमें जो 10 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये जो kg है इसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, और वेक्टर के अंदर क्या आता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आती है। ठीक है, एक तो मैग्नीट्यूड आएगा और क्या आएगी? डायरेक्शन। देखो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया था मनी वाला एग्जांपल। इसमें हमने क्या करा था, आराम से समझते हैं। देखो हमने सबसे पहले लिया था मनी वाला एग्जांपल। इसमें हमने क्या करा था, ये हमारे पास बैग था, हमने पहली बार इस तरीके से पैसे डाले, या फिर मैं बोलूं कि दोनों डायरेक्शन में ही ऐसे हमने पैसे डाल दिए। आंसर दोनों का सेम था। कितने डाले थे हमने? 15। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज आया ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे। डायरेक्शन से इसको फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे सेम डायरेक्शन से डालो या अपोजिट डायरेक्शन डालो, आंसर सेम आएगा। दूसरा एग्जांपल हमने लिया था अपने स्टोन का। ये बैग था हमारे पास, हमने स्टोन डाला 10 kg का और यहाँ से 10 kg का। आंसर कितना आया था? 20 kg। और अगर मैं ऐसे डालू 10-10 kg के, तब भी आंसर कितना आएगा? 20 kg। यहाँ पे भी देखो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करा। लेकिन मैंने वेक्टर में क्या एग्जांपल लिया, ये बैग, यहाँ से पहला बच्चा इसको खींच रहा है अपनी तरफ, और यहाँ से दूसरा बच्चा खींच रहा है इसको अपनी तरफ।
सेम फोर्स के साथ ये भी 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन। अगर सेम फोर्स से खींचेंगे इस तरीके से तो ये बैग तो मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मेरे पास दोनों बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ये बैग मूव नहीं करेगा। और वही ये बच्चा उठ के यहाँ पे आ जाए तो देखो क्या होगा, दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में लगने शुरू हो जाएंगे और ये बैग इस साइड खींच के आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो जब आप गाड़ी को धक्का लगाते हो, ठीक है, आप में से किसी ने कभी तो गाड़ी को धक्का लगाया ही होगा। जब आप गाड़ी को धक्का लगाते हो, मान लो आप हो पीछे, ठीक है, ये हमारे पास गाड़ी है और आप हो इस साइड, ठीक है, इसको धक्का लगा रहे हो। अब दूसरा इंसान इसके सामने आ जाए और यहां से धक्का लगाना शुरू करे इस साइड और ये बच्चा लगाएगा इस साइड, क्या ये कार मूव करेगी? अरे नहीं करेगी भाई, कार मूव ही नहीं करेगी। लेकिन अगर ये बच्चा उठ के यहाँ पे आ जाए तो, और ये भी इधर की साइड धक्का लगाना शुरू कर दे, अब क्या होगा, अब ये कार मूव करेगी। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होंगी मेरे पास जो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो इनके आंसर में भी चेंज आ जाएगा। इसमें देखो आंसर कितना आएगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा इस पे, 0 न्यूटन, और जब दोनों एक जगह आ जाएंगे तो कितना लगेगा, 20 न्यूटन। ठीक है आंसर। अब देखो इसमें डायरेक्शन पे आंसर चेंज हो रहा है और इसमें आंसर चेंज नहीं हो रहा। जो भी चीज आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर मेरे पास क्या हो जाएगी, जो चीज आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब इसको समझते हैं। आओ देखो, all those quantity that can be measured, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, आप लेंथ को मेजर कर सकते हो कि हाँ हमारी हाइट कितनी है, 5 मीटर, 10 मीटर, कितनी हाइट है आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, मास को आप मेजर कर सकते हो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, आप टाइम को भी मेजर कर सकते हो, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो वो किसके अंदर आएगी, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, इट कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्या हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास दोनों होती है। ठीक है, मेरा आंसर क्या आया था, पहले का 0 न्यूटन और दूसरे का 20 न्यूटन वेक्टर में। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड दोनों के पास है, डायरेक्शन इनकी, पर डायरेक्शन से इनका आंसर चेंज हो गया। ठीक है, तो वेक्टर किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। ठीक है, अच्छा स्केलर के कुछ एग्जांपल, मास, अभी मैंने आपको बताया था ना बैग वाला, वो कितने ही आप उसमें स्टोन डालो उसके मास में थोड़ी ना डिफरेंस आएगा, वो तो 20 केजी का 20 केजी रहेगा। ठीक है, लेंथ, टाइम, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। वेक्टर आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये क्या होते हैं हम इस चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है यहाँ तक। ओके, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आई होप आपको अब स्केलर और वेक्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, अब आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी, जितना भी बॉडी कवर करेगी उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बॉडी है यहाँ से यहाँ तक चली है वो 4 मीटर, ठीक है, उसके बाद वो ऊपर गई है इस तरीके से 3 मीटर, और मैंने आपसे पूछा कि डिस्टेंस बताओ। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, बी और सी। डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी, इसका मतलब सिंपली आपको इनको ऐड करना है। ठीक है, आपको क्या ऐड करना है, ए बी प्लस में बी सी। ए बी कितना है 4 और बी सी 3, कितना आ जाएगा ये 7 मीटर। ठीक है, सिंपल है, डिस्टेंस में कुछ नहीं करना, आपने जितना भी पाथ कवर करा है सिंपली उसको ऐड कर दो। ठीक है, अच्छा अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझे, मान लो आप कहीं गए हो, ठीक है, और या मैं बोलूं आजकल आप स्मार्ट वॉचेस यूज करते हो, उसमें आता होगा आपने अब तक कितने स्टेप चले। ठीक है, बेसिकली आप मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है, आप यहां से यहां तक गए, ये डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है। ठीक है, वो आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो आपके स्टेप्स को काउंट करेगी और आपको बताएगी इतने स्टेप आपके हुए। ठीक है, उसके बाद आप यहां से वापस आए चल के इधर, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2 मीटर।
आप मुझे एक चीज का आंसर दो, आपकी जो स्मार्ट वॉच है उसमें अब जो स्टेप्स आएंगे वो ऐड होंगे या माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि आप वापस आए हो, ऐड ही तो होंगे ना उसमें। बिल्कुल सेम तरीके से हमारा डिस्टेंस भी काम करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता वापिस आए हो या नहीं आए, डिस्टेंस हमेशा ऐड ही होता चला जाएगा। पहले आप कहां से कहां गए हो, ए बी पे, उसके बाद आप आए हो बी से सी पे, आपका डिस्टेंस ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये आ जाएगा 10 2 दैट इज 12 मीटर। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 12 मीटर। आया समझ में? डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी। वो आप जितना भी ट्रेवल करोगे हम उसको क्या काउंट करेंगे, डिस्टेंस ही काउंट करेंगे। चाहे आप वापस आए हो उसको भी हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप ये रोड ए है, बी है, ये ए बी, ठीक है। आप यहां से यहां पे गए हो, कितनी दूरी है ये, 20 मीटर। अब आप वापस आ गए हो ए पर 20 मीटर फिर से कवर करके। अब कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये यहां से यहां पे गए 20, फिर यहां से वापस भी आए वो भी 20 ऐड होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, 40। डिस्टेंस में माइनस नहीं होता, डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 7 मीटर, सिंपली ऐड करा। यहाँ पे कितना था, 10 प्लस 2 12 मीटर, और यहाँ पे 20 प्लस 20 40 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऐड होता है, माइनस नहीं होता, ये चीज याद रखना, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, और देखो चाहिए वापस आए बॉडी, ऊपर जाए, वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, किसी चीज पे भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, ऐड ही होना है, ठीक है। इसका मतलब ये चीज डायरेक्शन पे डिपेंड कर ही नहीं रही, तो डिस्टेंस मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, ऑफ कोर्स स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करी। देखो एक और एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। ये मेरे पास ए बी, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम 20 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बी है वो यहाँ पे गया है आगे पॉइंट सी तक, ये है हमारे पास 10 मीटर, ठीक। अच्छा, सेकंड केस में ये ए बी 20 मीटर, ठीक है। अब ये बच्चा ए से बी पे तो गया 20 मीटर, और इसके बाद ही वापस चल के आ गया आधा डिस्टेंस 10 मीटर। आंसर बताओ इसमें कितना आएगा, 30, और इसमें भी कितना आएगा, 30, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आप चाहे तो आगे जाओ, चाहे तो वापस आ जाओ, ये चीज डायरेक्शन की वजह से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहां तक यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी एसआई यूनिट मीटर, ठीक। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ओके, कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है। देखो डिस्टेंस में हमने क्या समझा, टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय अ बॉडी। देखो ये हम फिर से चले कहा, 4 मीटर, ये हम गए इधर 3 मीटर, ये ए, ये बी और ये सी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, देखो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय अ बॉडी। ये डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा सिर्फ वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, देखो ये तो काफी लॉन्ग रूट हो जाएगा सी तक जाने के लिए। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये इसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस में आप जितना पाथ आप चल के गए हो उसको काउंट करोगे, और डिस्प्लेसमेंट आप किस चीज को काउंट करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये एक राइट ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है, ठीक है। राइट ट्रायंगल में क्या लगा सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, आप इसको मान लो x। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, x स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h मेरे पास क्या है, ये x, मतलब x का स्क्वायर इक्वल्स टू p क्या है मेरे पास 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b
4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, यहां से मेरे पास x कितना आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ चुका है 5 मीटर। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछती डिस्टेंस कितना है, टोटल पाथ दैट इज 4 + 3 7, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वो होती है जहां से आपने स्टार्ट करा है, आपने स्टार्ट करा है ए से, ये हो जाएगी इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन जहां पे आपने खत्म करा है, ये फाइनल पोजीशन। अब देखो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये कितना होगा, अभी हमने निकाला कितना होगा, ये 5 मीटर। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे ये पूछता है डिस्टेंस कितना होगा टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा शॉर्टेस्ट पाथ। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब यहाँ पे मेरे पास कोई इंसान था, इसने चलना शुरू करा, ये ए से कहां पे आया है सी पर। पहले कहां था ये ए पे, अब कहां पे आ चुका है ये सी पे। हमें क्या निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, टोटल पाथ ये कितना चला, ये ऐसे गया होगा या मैं मान लेती हूँ ऐसे गया, आप कुछ भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। मान लो ये ऐसे गया 10, उसके बाद ये ऐसे गया 10, टोटल डिस्टेंस कितना आया मेरे पास ए बी प्लस बी सी, 10 + 10 कितना आ जाएगा 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल ये है फाइनल ये है, इनका शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा। अच्छा ये कितना होगा, फिर से हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, वो हमारे पास, इसको फिर से आप x मान लो, x का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x स्क्वायर p कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 + 100। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √200, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10√2। देखो इससे बचने के लिए आप बहुत इजी आपको एक मेथड बताती हूँ। मेरे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, अगर स्क्वायर की ये साइड a और ये साइड भी a है, इसका जो ये बीच वाला डायगोनल है ये हमेशा आता है a√2 हमेशा। ठीक है, अगर मेरे पास इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड x ये साइड x, ये कितनी आएगी x√2। अब यहाँ पे देखो एक जगह क्या था 10, ये भी 10 ये भी 10, तो ये कितना आना था आंसर 10√2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है 10√2। ये मेरे पास क्या आ चुका है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आया। डिस्टेंस क्या होता है टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय अ बॉडी। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी देती हूँ। देखो ये मेरे पास एक पार्क है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है एक इंसान, इसने चलना शुरू करा। ठीक है, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और वापस यहाँ पे ही आ गया। इसने पॉइंट ए पे शुरू करा और घूम के कहाँ पे आ चुका है पॉइंट ए पे। अब मैं पूछती हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसने यहां से चलना शुरू करा, घूम के यहीं आ गया, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है 0 ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका 0। आपने जहां से शुरू करा है और घूम के आप वहीं आ चुके हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस बचा ही नहीं, तो कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब आगे चलते हैं।
कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अच्छे से न्यूमेरिकल्स करते हैं। अच्छा, आपको 9th में जब आप फिजिक्स स्टार्ट करोगे आपके पास काफी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनसे डरो मत, उनको सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स ली है आपको न्यूमेरिकल्स तो करने ही होंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास पहला न्यूमेरिकल क्या है, अ कार ट्रेवल 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, वो 5 किलोमीटर नॉर्थ ऐसे लिए एंड देन टर्न एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर ईस्ट, उसके बाद वो 5 किलोमीटर ईस्ट ऐसे गए, ठीक है। इस पॉइंट को नाम लेते हैं ए, बी एंड सी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ कार। देखो बहुत इजी है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो बहुत ही सिंपल है, टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब वो ए से बी पे गया प्लस फिर बी से सी पे आया, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 मीटर। देखो सिंपल था, डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी, वो यहाँ से यहाँ पे गई 5 और यहाँ से यहाँ पे गया वो 5, ठीक है, तो कितना हो चुका है, किलोमीटर है, मीटर नहीं किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस तो निकल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब भाई डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल क्या है मेरे पास ए और फाइनल क्या है मेरे पास सी, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, अब ये आपकी मर्जी, आप इसको पाइथागोरस से निकालना चाहते हो सिंपल। देखो ये फिर से कुछ ऐसा ही आ रहा है, ये मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर ये साइड आपकी ए है, ये ए है, ये डेफिनेटली क्या आएगी, a√2। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ ए की जगह पे क्या है 5, ये भी क्या है 5, तो डेफिनेटली ये मेरे पास कितनी आएगी 5√2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आ चुका है, 5√2 किलोमीटर। इजी है ये, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया आप नॉर्मल पाइथागोरस से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको इसको x मानना है, क्या पुट करोगे, वही सेम x² इक्वल्स टू p² प्लस b², x² इक्वल्स टू, देखो p मेरे पास क्या है 5 और b भी कितना है 5, 5² प्लस 5², ये मेरे पास कितना आ जाएगा 25 प्लस 25, 50। तो इस यहाँ पे हम x को क्या लिख सकते हैं 5√2। अब ये आपकी मर्जी, आपको ऐसे सॉल्व करना है या फिर ऐसे सॉल्व करना है। देखो अब आप क्लास 9th में आ चुके हो, तो मैं यही बोलूंगी स्मार्ट ट्रिक्स का यूज करना आप सीख जाओ, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन से आप बच जाओ, कुछ स्मार्ट ट्रिक को यूज करना आप सीखो, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम, A farmer moves along the boundary of square field, ये मेरे पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है 10 मीटर, ओके, इन 40 सेकेंड। अच्छा उसने क्या बोला है, मेरे पास एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है, इस पूरे स्क्वायर का राउंड काटता है, ठीक है, कितने टाइम में 40 सेकेंड में, एक राउंड कितने टाइम में 40 सेकेंड में फार्मर इस स्क्वायर का काट लेता है, ठीक है। अच्छा फिर क्या पूछा है, what will be the distance and displacement of farmer at the end of 2 minute 20 सेकेंड। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो, ये है 40 सेकेंड, ये है मिनट और सेकेंड, भाई ये तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले आप टाइम को चेंज कर दो, पूरे को आप सेकेंड्स में ही कर दो। 20 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 120, और ये अलग से ये रहा 20, तो कितने हो जाएंगे 140 सेकेंड्स, ठीक है, ओके। इसका मतलब वो एक राउंड पूरा करता है 40 सेकंड में, तो 140 सेकंड में कितने राउंड वो पूरे करेगा। अच्छा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें टोटल टाइम जो निकाला है वो कितना है 120 प्लस 20 इक्वल्स टू 140 सेकंड। अच्छा क्लास 4th या 5th में आपने सीखा होगा यूनिटरी मेथड, उसको यूज करते हैं। देखो जरा उसने क्या बोला है, 40 सेकंड में कितने राउंड काट रहा है वो एक,
अच्छा, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितने राउंड काट लेगा वो? 1/40। ओके, अब उसने पूछा है 140 सेकेंड में कितने राउंड वो काट लेगा। 140 अपॉन में 40 कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 3.5। इसका मतलब वो 3.5 राउंड अपने पूरे कर लेगा। कितने में? 140 सेकेंड में। तो ये मेरे पास क्या पूछा है उसने, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो ए बी सी डी, अब ध्यान से देखना, हम सबसे पहले निकालते हैं इसका डिस्टेंस। यहाँ पे पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, इसका मतलब 4 इंटू 10, ये मेरे पास कितना आ रहा है 40। ठीक है, 40 मीटर ये मेरे पास हो जाएगा। जब वो एक राउंड पूरा करेगा तब वो कितना हो जाएगा, 40 मीटर तक कवर कर चुका होगा। उसने कितने राउंड लिए हैं, 3.5 राउंड। ठीक है, इसका मतलब 3 तो पूरे पूरे, मतलब 40 प्लस 40 प्लस 40। और जो नेक्स्ट वाला राउंड है 3 के बाद, वो आधा ही उसने कवर करा है। 3.5 राउंड है ना, मतलब आधा ही कवर करा है। 40 का आधा 20। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 140। हाँ 140 मीटर। ठीक है, इतना वो कवर कर लेगा। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब जरा ध्यान से देखना डिस्प्लेसमेंट। उसने यहां से चलना शुरू करा, पहला राउंड काटा इस तरीके से, वापस कहां पे आ चुका है वो, ए पे। पहला राउंड पूरा, अब वो चला दूसरे राउंड की तरफ, ये चला वापिस आ गया, दूसरा राउंड भी हो गया उसका पूरा। अब वो चला तीसरे राउंड की तरफ, तीसरा भी ये गया और ये आ गया, तीसरा राउंड भी पूरा हो गया। अब वो चला है अपने फोर्थ राउंड की तरफ, फोर्थ ये गया और यहाँ बस यहाँ पे आके अब वो रुक गया, क्योंकि फोर्थ उसने पूरा थोड़ी करा है, 3.5 ही तो करे हैं उसने, मतलब 3 पूरे और फोर्थ वाला आधा ही उसने करा है। ठीक है, 3 पूरे फोर्थ वाला आधा कहाँ पे आया, वो यहाँ पे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट तो ए है, फाइनल कितना आया मेरे पास सी, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये। अब फिर से देखो, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 10 ये 10, तो ये कितना आना चाहिए 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख दो, कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 10√2 मीटर। आया इतना समझ में, इजी था ये। देखो इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें हमने क्या करा है, सिंपल आपको सबसे पहले तो यूनिट देखनी है, सेम होनी चाहिए। मिनट है तो उसको चेंज करो पहले सेकंड में, कर दिया उसको चेंज। अब आगे हमने क्या करा है, पहले उसने कितने राउंड काटे हैं 3.5 राउंड। एक राउंड को कवर करने में उसने कितना कवर करा है 40 मीटर, दूसरे में 80, तीसरे में 120, फोर्थ वाला उसने आधा ही करा है, मतलब 20 ही और ऐड करूंगी, कितना आ जाएगा 140 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट उसका ये था, फाइनल ये था, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। कितना आ रहा है वो मेरे पास 10√2 मीटर। ठीक है यहाँ तक, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, पर इसका स्क्रीनशॉट लो फिर करवाती हूँ। डन। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये रहा, देखो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। एक्चुअल पाथ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये तो हो जाएगा पहला पॉइंट तो याद। अच्छा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस, ये डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अच्छा, डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो मान लो ये पॉइंट ए है और यहां से ये गया पॉइंट बी पर, ठीक है, इसके बीच का कुछ तो डिस्टेंस होगा, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 10 मीटर, कुछ तो डिस्टेंस होगा। अगर डिस्टेंस है ही नहीं, मान लो हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं करा, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस में काउंट ही नहीं कर सकते। अगर डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकता। अगर आप उल्टा चलना शुरू कर दोगे ना, वो चीज भी ऐड ही होगी, कभी भी माइनस में नहीं जाएगा ये। ओके, डिस्प्लेसमेंट में देखो, डिस्प्लेसमेंट कैसा भी हो सकता है। कैसे, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी,
इनके बीच की दूरी है 10 मीटर। ठीक है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, उसके बाद ही वापस आ गई यहाँ पे 2 मीटर कवर करती है। अब डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस सिर्फ ये वाला, ये कितना आएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8। पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, इन सेकेंड केस मान लो मेरे पास ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इनके बीच की दूरी है 10 मीटर। एक बच्चा ए से बी पे गया और वापस आ चुका है ए पे, ए से शुरू करा ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बॉडी यहाँ की वजह यहाँ चली जाए इधर तक, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिर्फ एक केस ऐसा होता है जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे सेम रहते हैं, वो हमारे पास होता है जब देखो मान लो ये ए और ये बी, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, बॉडी यहां से यहां तक चल के गई है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस भी 10 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 10 होगा, क्योंकि ए से बीच का और कोई शॉर्टेस्ट पाथ है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि बॉडी को ऐसे ले जाएंगे तो बेटा वो शॉर्ट पाथ नहीं होगा, वो और लॉन्ग पाथ हो जाएगा। ठीक है, हमें लॉन्ग रूट को चूज नहीं करना, हमें शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करना है। तो अगर हमारी जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगे। इतना आया समझ में? ठीक है, आप फटाफट से डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, इतना हो गया। ओके, आई होप आपको आज के लेक्चर में सब कुछ समझ आया होगा। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे स्पीड और वेलोसिटी, और साथ ही साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। देखो, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट आता है, आप आराम से कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए और इसमें जितनी भी डेफिनेशन या थ्योरी है उनको आप साथ साथ करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।